आणि प्रियांका यांनी आपल्याला मार्गदर्शन केलं होतं. सो आजचा आपला विषय थोडासा अपकमिंग आपल्या सणाशी थोडा जास्त रिलेव्हंट आहे आणि म्हणून आपण आज हा स्पेशल एक वेबिनार आज मंडे असताना सुद्धा आपण ठेवलेला आहे. सो हे पहिल्यांदा सर्वात पहिल्यांदा महाराष्ट्र युथ फॉर क्लायमेट ऍक्शन किंवा मायका हे जे आपलं नेटवर्क आहे त्या नेटवर्क संदर्भात थोडक्यात माहिती देतो आणि आपण पुढे आजच्या मूळ प्रोग्रामकडे आपण वळूया. जस्ट येस, कॅन यू सी माय स्क्रीन? येस. सो सर्वात पहिला मी माझी ओळख करून देतो. माझं नाव अवधूत अभ्यंकर. मी सेंटर फॉर एन्व्हायरमेंट एज्युकेशन किंवा पर्यावरण शिक्षण केंद्र या संस्थेमध्ये कार्यरत आहे. आणि माझं मेन अर्बन प्रोग्राम्स आणि युथ क्लायमेट ऍक्शन प्रोग्राम या दोन विषयीच्या प्रोग्राममध्ये मी सेंटरमध्ये काम करतो. महाराष्ट्र युथ फॉर क्लायमेट ऍक्शन हे नेटवर्क आपण जे चालू केलं होतं मागच्या वर्षी, त्यामध्ये मेनली युनिसेफ महाराष्ट्र, सेंटर फॉर एन्व्हायरमेंट एज्युकेशन आणि ॲक्वाडॅम या तीन संस्थांनी हे नेटवर्क चालू केलं की युथ क्लायमेट ऍक्शन नेटवर्क म्हणून. या नेटवर्क म्हणजे नक्की काय आहे, तर हा एक युवकांसाठीचा प्लॅटफॉर्म आहे की ज्यांना सस्टेनेबिलिटी किंवा क्लायमेट चेंज यावर काही ना काही ऍक्शन घ्यायची आहे, काही ना काही त्यांना आपल्याला कॉन्ट्रीब्युट करायचं आहे किंवा या एरियामध्ये ज्यांना काम करायची इच्छा आहे, या सर्वांसाठी हे नेटवर्क आहे. तर नक्की या नेटवर्क मार्फत काय काय ऍक्टिव्हिटी कंडक्ट केल्या जातात, तर सध्या या नेटवर्कचे जे काही सर्व मेंबर्स आहेत ते व्हॉट्सअप ग्रुप्स आणि आपल्या इतर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मशी जोडले गेलेले आहेत. त्याचबरोबर आपण मायका नेटवर्क मार्फत ऑनलाईन कोर्सेस लॉन्च केले आहेत. क्लायमेट चेंज, एनर्जी कॉन्झर्वेशन, बायोडायव्हर्सिटी कॉन्झर्वेशन, वेस्ट मॅनेजमेंट आणि वॉटर कॉन्झर्वेशन. त्याचबरोबर गव्हर्नमेंट लेवलला जी काही पॉलिसी ऍडव्होकसी, लोकल लेवलला जे काही क्लायमेट रिलेटेड आपण म्हणू जे काही अवेअरनेस करावा लागतो, त्यामध्ये सुद्धा मायकाचे मेंबर्स इन्व्हॉल्व आहेत. मायकाची सुरुवात 2022ला आपण साधारण केली, मे-जून महिन्यामध्ये. आणि आपण सुरुवातीला महाराष्ट्राच्या 4 जिल्ह्यांवर फोकस केला होता, ज्यामध्ये उस्मानाबाद किंवा धाराशिव, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग आणि मुंबई हे जिल्हे अशा पद्धतीने निवडण्यात आले की ते क्लायमेट दृष्ट्या काही ना काही व्हलनरेबल, जास्त प्रमाणात व्हलनरेबल असते. तिथे आपण 50 ते 60 युवकांचे वर्कशॉप घेतले आणि लोकल लेवलला काय काय क्लायमेट ऍक्शन ते घेऊ शकतील याविषयी त्यांनी क्लायमेट ऍक्शन प्लॅन ऍक्च्युली बनवले आणि त्या पद्धतीनं काही जणांनी आपापल्या लोकल पातळीवर काम सुद्धा केलं. त्याचबरोबर लोकल एल्कॉय जे 2022 साली झालं की लोकल कॉन्फरन्स ऑफ युथ, त्यामध्ये मायका युथने पार्ट घेतला होता. साधारण 13 ते 14 मायका युथ त्यामध्ये सहभागी झाले होते. यावर्षी सुद्धा केरळमध्ये एल्कॉय 2023 होणार आहे. त्याचबरोबर मायका प्रोग्राम अंडर आपण 5 युथना फेलोशिप सुद्धा दिली होती की ज्यांनी आपापल्या कन्सेप्टवर 3 महिने काम केलं होतं आणि त्यासाठी त्यांना फेलोशिप स्टायपेंड, सर्टिफिकेट, त्याचबरोबर मेंटरतर्फे गायडन्स मायका नेटवर्कने प्रोव्हाइड करून दिला होता. जानेवारी महिन्यामध्ये आपण एक स्टेट लेवलला कॉन्फरन्स घेतली होती की ज्यामध्ये संपूर्ण महाराष्ट्रातून 60 जण सहभागी झाले होते आणि त्यामध्ये त्यांनी ऍक्च्युली युथना काय वाटतं की भविष्यामध्ये या क्लायमेट चेंजसाठी पॉलिसीमध्ये काय झालं पाहिजे याचं एक स्टेटमेंट त्यांनी डेलिब्रेशन किंवा डिस्कशन करून तयार केलं आणि ते आपल्या कन्सर्न प्रिन्सिपल सेक्रेटरीना त्यांनी आणि इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्हना सादर केलं होतं. त्याचबरोबर फक्त स्टेट लेवललाच नाही तर नॅशनल आणि इंटरनॅशनल लेवलला सुद्धा मायका युथने वेगळ्या कॉन्फरन्सेसमध्ये सहभाग घेतला होता की जसं प्रियांका मॅडम जे UN ग्लोबल कॉन्फरन्स झाली 2023 न्यूयॉर्कमध्ये, तिथे स्वतः प्रियांका मॅडमनी मायकाला रिप्रेझेंट केलं होतं आणि मायका नेटवर्क काय आहे आणि काय ऍक्टिव्हिटी करतो या पूर्ण जागतिक स्तरावर त्यांनी त्याचं माहिती दिलेली होती. सो सध्या आपण नक्की काय करू शकतो, तर एकतर महायुथ.net हे आपल्याकडे वेबसाईट आहे ज्यावर ऑनलाईन कोर्सेस आहेत. त्याचबरोबर व्हॉट्सअप कम्युनिटी आहे मायकावर. लवकरच आपण वी नॅचरलिस्ट या नवीन एका प्लॅटफॉर्मवर आपण मायकाचं पेज आणि मायका कम्युनिटी स्टार्ट करत आहोत. त्याचबरोबर आपापल्या वेगळ्या जिल्ह्यांमध्ये आम्ही युथ कॉन्फरन्सेस वेगळ्या कंडक्ट करत आहोत, युथ वर्कशॉप कंडक्ट करणार आहोत. तर त्यामध्ये तुम्ही नक्की सहभागी होऊ शकता. त्याचबरोबर या मायका नेटवर्क मार्फतच ज्या काही ग्रीन जॉबच्या रिलेटेडच्या काही ऑपॉर्च्युनिटी असतील त्याही आपण वेळोवेळी पोस्ट करत असतो.
त्यामुळे ज्यांना ग्रीन सेक्टरमध्ये आपलं करिअर करण्याची इच्छा आहे त्यांच्यासाठी ते नक्कीच एक चांगली संधी राहू शकेल. आणि मायकाशी तुम्हाला काही संवाद साधायचा असेल, मायका नेटवर्कशी तुम्हाला त्यामध्ये पार्टिसिपेट व्हायचं असेल, तर आमचा ईमेल आयडी स्क्रीनवर आहे. आम्ही तो नंतर चॅटबॉक्समध्ये टाकू, maika.online@ce-india.org. आणि इव्हन आपल्या इंस्टाग्राम पेजवर maika_climate हे आमचं इंस्टाग्राम पेज आहे, त्यावरही तुम्ही आम्हाला फॉलो करू शकता. सो सध्याची जी वेबिनार सिरीज आपली चालू आहे ती या मायका नेटवर्क तर्फे आपण एव्हरी वीक अशी वेबिनार सिरीज वेगळ्या टॉपिकवर घेतो आहे, की ज्यामध्ये काही रिसोर्स पर्सन आपलं काम शेअर करतील आणि आपणही त्याच्याशी कसे जोडले जाऊ शकतो हेही आपण पाहू शकतो. सो आजचा जो आपला वेबिनार आहे तो पुनरावर्तन हेच आपल्या वेबिनारचं नाव आहे. आणि पुनरावर्तन हे आपल्या कॅम्पेनचंही नाव आहे. तर या संदर्भामध्ये थोडीशी माहिती देतो आणि आपल्या ज्या आज स्पीकर आहेत त्यांची ओळख करून देऊन मी मनीषा मॅडमकडे सूत्र हँडओव्हर करतो. सो पुनरावर्तन कॅम्पेन हे इको एक्झिस्ट फाउंडेशननं 2020 मध्ये चालू केलं होतं, की ज्यावेळी त्यांनी अशा वगैरे ऑपॉर्च्युनिटीज बघायला चालू केलं की शाडू माती जी आहे ती एक नॉन रिन्युएबल रिसोर्स आहे, फायनाईट रिसोर्स आहे. आणि जेव्हा आपण ती वॉटर बॉडीमध्ये ती आपण विसर्जन करतो मूर्तीचं, त्यावेळी तो क्ले पाण्यामध्ये बऱ्याचदा डिपॉझिट होऊन राहतो. तर मग यावर काय करता येईल आणि हा क्ले रिसायकल कसा करता येईल, शाडूमध्ये रिसायकल कशी करता येईल, यावर त्यांनी काम करायला सुरुवात केली. 2022 मध्ये 20 पेक्षा जास्त पुणे शहरामधल्या संस्था, 150 पेक्षा जास्त सोसायटी आणि 200 पेक्षा जास्त ऍक्च्युअली फील्डवर काम करणारे व्हॉलेंटियर यांच्या सहकार्यातनं एक मोठं कॅम्पेन पुणे शहरामध्ये उभं राहिलं. आणि त्याच्याबद्दलची माहिती आपल्या सत्रामध्ये मनीषा मॅडम देतीलच. तर हे मागच्या वर्षी खूप चांगल्या पद्धतीने कॅम्पेन झालं होतं आणि यावर्षी सुद्धा आपण वेगवेगळ्या शहरांमध्ये कॅम्पेन करतोय, त्याची माहिती आपल्याला वेबिनारमध्ये मिळेलच. आज ज्या आपल्या मेन पुनरावर्तन कॅम्पेन विषयी माहिती देणार आहेत त्या मनीषा सेठ म्हणून आहेत. त्या इको एक्झिस्ट एंटरप्राइजेस आणि इको एक्झिस्ट फाउंडेशनच्या फाउंडर मेंबर आहेत. त्या व्यावसायिकदृष्ट्या आर्किटेक्ट आहेत आणि त्यांनी इकॉलॉजीमध्ये डिप्लोमा देखील कम्प्लीट केलेला आहे. त्यांनी कल्पवृक्ष एन्व्हायरमेंट ऍक्शन ग्रुप सोबत 6 वर्षे ग्रामीण भागात, शहरी भागात, नॅशनल, इंटरनॅशनल अशा वेगळ्या पातळ्यांवर विविध प्रकल्पांमध्ये काम केलं आहे. इव्हन युएनडीपीच्या कॉन्फरन्समध्ये त्यांना बिझनेस आणि बायोडायव्हर्सिटी या विषयावर बोलण्यासाठी त्यांना आमंत्रित केलं होतं. त्यांचं ग्रीन एंटरप्रिनरशिप या क्षेत्रामधलं काम पाहून 2009 मध्ये त्यांना तिथे ऍज अ स्पीकर म्हणून बोलावण्यात आलं होतं. त्याचबरोबर मनीषा मॅडम एक व्यवसायाने डिझायनर असल्यामुळं कोणत्याही पर्यावरणीय समस्येकडे आपण एक त्याला क्रिएटिव्ह सोल्युशन कसं शोधू शकतो याविषयी त्या नेहमीच प्रयत्नशील असतात किंवा त्यावर नेहमीच विचार करत असतात. याच विचारातून त्यांनी 2020 मध्ये पुनरावर्तन हे कॅम्पेन चालू केलं आणि तेव्हापासून आज मला वाटतं कॅम्पेनचं आता 4थं वर्ष आहे. त्या कॅम्पेनचं नेतृत्व करत आहे. येस. मनीषा मॅडमना मी एक विनंती करेन की त्यांनी आपलं सत्र चालू करावं. पण त्याआधी एक छोटंसं आपलं एक 3-4 क्वेश्चन आहेत आपल्या पार्टिसिपंटसाठी. ते फक्त मी ऍज अ पोल म्हणून रन करतो आणि मग आपण जस्ट वेबिनारकडे वळूया. तुमच्या स्क्रीनवर तुम्हाला पोल दिसत असेल. त्यामध्ये काही 3-4 क्वेश्चन आहेत की तुम्ही कुठून आहात, महाराष्ट्र आहे, आउटसाइड महाराष्ट्र आहे, आउटसाइड इंडिया आहे, तुमचं करंट प्रोफाईल काय आहे, तुम्ही विद्यार्थी आहात, फ्रेशर आहात, हे तुम्ही त्यामध्ये टाईप करू शकता. आणि जे आजचा जो आपला विषय आहे त्या संदर्भामधले जस्ट 2 प्रश्न आहेत की तुम्ही गणेश मूर्ती तुमच्या घरी असते का? आणि नसेल तर तुम्ही नक्की कुठे गणेशोत्सव सेलिब्रेट करता हे तुम्ही यामध्ये देऊ शकता. आय होप की सर्वांना पोल दिसत असतील. येस, आय कॅन सी द रिझल्ट. Yes, most of them are college students. Almost 60 people are from Maharashtra. Almost all. त्यांनी उत्तर दिले त्यांपैकी स्टुडंट्स अँड देर ऑल्सो ग्रीन क्लब मेंबर्स. सो आपला नवीन युथ युथ एंगेजमेंट अँड वॉटर स्टीवर्डशिप हा प्रोग्राम चालू झालाय. त्या अंडर आपण कॉलेजेसमध्ये ग्रीन क्लब एस्टॅब्लिश केले आहेत. तर त्या ग्रीन क्लबचे सुद्धा बरेच मेंबर आपल्या या प्रोग्राममध्ये जॉईन झालेले दिसत आहेत. प्रत्येक कॉलेजमध्येही आपापले स्वतंत्र ग्रीन क्लब आहेत, त्यातूनही बरेच मेंबर
आज या वेबिनारला दिसतात. ओके, सो लास्ट मिनिट फॉर अ पोल अँड विल स्टार्ट विथ अवर वेबिनार. या ओके, येस, थँक्यू व्हेरी मच. मान्य उत्तर दिल्याबद्दल. मी पोल जस्ट एंड करतो. आपण या पोलचे रिझल्ट नंतर शेअर करू. फक्त आता मी मनीषा मॅडमना विनंती करतो की त्यांनी आपलं असं प्रेझेंटेशन द्यावं. कोणाचे काही प्रश्न असतील, काही सूचना असतील तर ते आपण चॅट बॉक्समध्ये किंवा Q&A सेशन मध्ये देऊ शकता. हे प्रेझेंटेशन झाल्यानंतर पुढे क्वेश्चन आन्सर साठी आपला वेळ आहे, त्यामध्ये आपण त्या प्रश्नांची उत्तरं देऊ शकतो किंवा त्याविषयी चर्चा करू शकतो. धन्यवाद. मनीषा मॅडम, ओव्हर टू यू. आय मीन, मॅडम अनम्यूट करा. नमस्ते, सुनाई दे रहा है? यस 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 यस. आप सबको मेरा नमस्ते. आप लोग आज यहाँ पे आए समय निकाल के, उसके लिए बहुत धन्यवाद. मैं हिंदी में बोलूँगी. अवधूत को मैंने पूछा था कौन सी भाषा में, तो हिंदी और इंग्लिश में मैं बात करूँगी. प्रेजेंटेशन इंग्लिश में होगा. आशा करती हूँ कि आप सबको समझ आएगा. तो मैंने देखा पोल में कि करीब करीब 50% लोग गणपति का उत्सव मनाते हैं. 50% शायद नहीं मनाते हैं, या एटलीस्ट घरगुती मूर्ति नहीं रखते हैं. और जो दूसरा प्रश्न था उसमें लिखा था कि आप घर पे करते हैं या सार्वजनिक करते हैं, कलेक्टिव रूप में करते हैं, तो उसमें भी 50-50 उसका जवाब आया है. तो एक तरह से अगर आप गणपति गणेश उत्सव मनाते हो या न मनाते हो, फिर भी इन उत्सवों का प्रभाव हम सब पे पड़ता है, भले हम कोई भी धर्म के हो, क्योंकि उसका प्रभाव हमारे पर्यावरण पर पड़ता है, और वो पर्यावरण हम सबका एक ही पर्यावरण है, राइट? आवर एनवायरनमेंट इज द सेम एनवायरनमेंट. सो इसीलिए उस पर्यावरण को शुद्ध रखना, साफ रखना, वो हम सबकी जिम्मेदारी है. और खास करके हम में से जो लोग ये पर्व मनाते हैं, खास करके उन लोगों के लिए ये उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि उनके सेलिब्रेशन के कारण निसर्ग को हानि न पहुंचे और हमारा पर्यावरण साफ रहे, है ना? तो आप लोग जानते हैं कि कई वर्षों से इसकी चर्चा हो ही रही है. लोग तरह तरह के उसके प्रॉब्लम्स जो हैं, साउंड पोल्यूशन हो, वाटर पोल्यूशन हो, ये सब बातें इसके बारे में अभी पिछले 10 वर्षों से ये बातचीत चल ही रही है. तो शायद आपके कॉलेज में या आपके परिवार में, आपके सोसाइटी में भी बात निकली होगी कि इको फ्रेंडली अगर हमको उत्सव मनाना हो तो हम किस तरह मना सकते हैं. तो कोई भी उत्सव में पहले तो हमें ये देखना है कि हम यूज क्या कर रहे हैं, हम किस तरह के मटेरियल्स यूज कर रहे हैं, बराबर. सो अगर आप होली खेल रहे हो तो होली के रंग हैं. अगर आप गणेश उत्सव मना रहे हो तो उसमें मूर्ति है, निर्माल्य है, फूल हैं, अलग अलग तरह के मटेरियल्स हैं. अगर आप दिवाली मनाते हो तो उसमें पटाखे होंगे. क्रिसमस मनाते हो तो उसमें अलग तरह के डेकोरेशंस हैं. तो भले कोई भी पर्व हो, उसमें बहुत सारे मटेरियल्स और बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज होते ही हैं, है ना? लेकिन अगर हम ये पर्वों के बारे में सोचेंगे कि गणेश उत्सव की शुरुआत कहाँ से हुई थी, ये हम क्यों मनाते हैं, ये गणपति की पूजा करने के बाद में उसका विसर्जन हम क्यों करते हैं, तो कई बार हम इन प्रश्नों का क्लियर जवाब हम जानते नहीं हैं. ठीक है. सो मैं चाहती हूँ, ऑफकोर्स मैं आपको देख नहीं पा रही हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, बट मैं चाहती हूँ कि मैं आपको कुछ प्रश्न पूछती जाऊंगी और आप चैट बॉक्स में आपका जवाब डाल सकते हैं, ताकि मुझे भी पता चले कि बात आपको आ रही है समझ या नहीं. ठीक है. सो अब जाते हैं पुनरावर्तन में. तो शायद आप लोगों को पता होगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां
सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने बैन करी है। तो आप अपने अपने शहर में या अपने इलाके में क्या आप जानते हैं ये पीओपी का बैन हुआ है या नहीं हुआ है? आप क्विकली चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं यस और नो। क्या पीओपी के मूर्तियों पे बैन है? यस बट नॉट बीइंग इम्प्लीमेंटेड प्रॉपर्ली, बराबर। तो ये पहले तो हमको क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का बैन है वो पूरे देश के लिए है कि सिर्फ एक ही जगह के लिए है, ये क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हो रहा है? और वो बैन को समझने की जरूरत है। तो जब बैन निकला था तब हमने वो बैन का डॉक्यूमेंट लेके उसकी स्टडी करी थी कि क्या एग्जैक्टली क्या कह रहे हैं जो गवर्नमेंट कह रहे हैं, और उसको स्टडी करके उसके ऊपर हमारे प्रश्न जो थे या उसके ऊपर विचार विमर्श करके पूना के अलग अलग संस्थाओं के साथ बैठ के हमने उसका एक क्रिटिक लिखा था और गवर्नमेंट को वापस भेजा था कि आपने बैन डाला है लेकिन ये इन बातों का क्लैरिटी नहीं है। तो जब गवर्नमेंट कोई भी चीज अपने पब्लिक के लिए वो एज अ गवर्नमेंट रेगुलेशन या कुछ लॉन्च करती है या लॉ बनाती है या बैन करती है, तो हम पब्लिक के नाते हमने ये पहले पहचानना चाहिए, जानना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है। कई लोगों को यही नहीं मालूम कि ये बैन है या नहीं है। कभी गवर्नमेंट कहती है हाँ बैन है, फिर कुछ समय के बाद कहती है नहीं बैन नहीं है, तो काफी कंफ्यूजन है, बराबर। अब अगर ये बैन है और बैन अगर वो लोग इम्प्लीमेंट करें अच्छे से तो क्या होगा? तो वो सबको कह रहे हैं कि प्लीज आप नैसर्गिक मटेरियल्स के ऊपर जाइए, माने जो मटेरियल हमें पर्यावरण में घुल मिल जाए, जो बायोडिग्रेड हो सकता है, जो कंपोस्ट बन सकता है, ऐसा मटेरियल यूज करिए। और ये मूर्तिकार बनाते हैं, आप जानते ही होंगे, आपने देखा होगा मूर्ति कैसे बनती है। तो वो मूर्ति बनाना एक कला है और ये कला हमारे हेरिटेज का एक भाग है, तो बहुत ही सुंदर कला है। आप चाइना में जाओगे तो आपको कोई नहीं दिखेगा गणपति का मूर्तिकार। ये हमारी भारतीय संस्कृति का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है। तो इन मूर्तिकारों की कला को बनाए रखना ये भी हमारी जिम्मेदारी है। तो पहले पीओपी के पहले लोग मिट्टी से ही बनाते थे। और भारत के कई इलाकों में मूर्तिकार नहीं बनाते थे, लोग खुद ही अपनी मिट्टी लाके घर पे थोड़ी सी उसका खुद ही मूर्ति बना के उसकी पूजा करके फिर जहां से वो मिट्टी लाए थे वहीं पे उसको छोड़ देते थे। अब ये हो गया, इसमें से एक बड़ा क्राफ्ट हो गया, इंडस्ट्री हो गया, तो मूर्तिकार बनाने लगे, मूर्तिकार के साथ साथ लेबर बनाने लगे, तो एक बड़ा कम्युनिटी पैदा हो गया कि जिन लोगों की आय माने उनकी आमदनी इस इंडस्ट्री के ऊपर निर्भर है। तो पहला तो ये होगा, सपोजिंग पीओपी बैन हो जाता है तो लोग किस पे जाएंगे? तो महाराष्ट्र में आप जानते होंगे कि शाडू मिट्टी है, एटलीस्ट वेस्टर्न महाराष्ट्र में। ये आपने देखा है शाडू मिट्टी कौन से रंग की होती है? आपके इलाके में शाडू मिट्टी देखी है आपने? कौन से रंग की होती है? यू कैन जस्ट क्विकली राइट। रेड, व्हाइट, नो आइडिया, ग्रे। और कौन? रेडिश, ग्रे, रेड, है ना? तो एक्चुअली क्या है, हाँ, तो क्या है कि अलग अलग प्रांतों में अलग अलग मिट्टी यूज की जाती है, बट बेसिकली वो मिट्टी चिकनी होनी चाहिए। तो वेस्टर्न महाराष्ट्र में, पूना में या मुंबई में जो मिट्टी हमको आती है वो कहाँ से आती है मिट्टी? कोई जानता है? हाँ, तो ये प्रश्न आपने कभी अपने आप से पूछा नहीं होगा कि मिट्टी कहाँ से आती है। मिट्टी को हम झाड़ पे उगा सकते हैं, मिट्टी को झाड़ पे नहीं उगा सकते, बराबर। सो मिट्टी कहाँ से आती है? माइन से आती है, माइनिंग, दैट्स राइट। हाँ प्रणव। सो ये जो है इसको हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। कि इसका मतलब क्या कि हमने अगर उधर से हम निकालते गए तो क्या हम उसको वापस डाल सकते हैं या उस इकोसिस्टम को हम वापस रिस्टोर कर सकते हैं? बहुत मुश्किल बात है ना। सो इट्स अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि अगर हम सब मिट्टी का मूर्ति यूज करने लगे तो कितनी ज्यादा मिट्टी लगेगी, और फिर इसका जब हम विसर्जन हम अगर नदियों में और तालाबों में करें तो ये जो मिट्टी है वो एक इकोसिस्टम से लेकर हम जब दूसरे इकोसिस्टम में उसको डाल देते हैं तो वो घुलती नहीं है ना। तो नदियों के तल पर माने नीचे वो जाके बैठ जाती है और वो इम्पर्मिएबल माने चिकनी है तो एकदम उसका एक स्ट्रॉन्ग ऐसा लेयर हो जाता है और उसका इकोसिस्टम डैमेज हो जाता है।
तो हमने सोचा कि अब हम क्या करें, बिकॉज अगर पूरा देश चिकनी माटी की तरफ चला गया तो इसका कुछ उपाय निकालना चाहिए। तो कुछ वर्ष पहले हमने सोचा कि क्या ये मिट्टी हम इसका क्या पुनर्वापर हो सकता है। तो हमने शुरुआत की और हमने थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, लेकिन मैं आपको चार्ट दिखाना चाह रही हूँ। चार्ट सबको दिख रहा होगा। तो इसमें हम क्या क्या देख रहे हैं कि तरह तरह के मटेरियल्स हैं। ठीक है, अगर कोई आपको पूछेगा कि कौन सा ज्यादा अच्छा है, पेपर ज्यादा अच्छा है या प्लास्टर ऑफ पेरिस ज्यादा अच्छा है, अगर कोई पूछता है कि लकड़ी ज्यादा अच्छा है कि पत्थर ज्यादा अच्छा है, तो आप उसका क्या जवाब दोगे? पेपर। ये जो चार्ट आपको दिख रहा है उसमें सबसे अच्छा मटेरियल आपको कौन सा लगता है, बोलो। ऐसा कोई एक मटेरियल है क्या कि जिससे सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे? Is there one material which will solve all your problems everywhere, no matter where you go? No, right? No. So no is the right answer. Neeraj and Joshua, so you've got it right. So there is never any one material that is completely good or completely bad. So जब हम कोई भी एक मटेरियल को लेते हैं, even cow dung, there is no one material that will never have any impact on the environment. तो कोई भी अगर मटेरियल हम देखते हैं तो उसको थोड़ा स्टडी करने की जरूरत है कि भैया ये आया कहाँ से है, राइट? व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस मटेरियल? क्या ये पानी में घुलता है, क्या वो डिसॉल्व हो जाता है जैसे शक्कर पानी में डिसॉल्व होता है, या पानी के कारण वो डिसइंटीग्रेट होता है, माने वो पिघल जाता है लेकिन घुलता नहीं है पानी में। फिर क्या वो बायोडिग्रेडेबल है, क्या वो कॉम्पोस्टेबल है, इन दोनों में क्या फर्क है? और क्या ये रिन्यूएबल रिसोर्स है? तो रिन्यूएबल आप जानते होंगे, रिन्यूएबल रिसोर्स वो होता है कि जिसको हम फिर से बना सकते हैं, फिर से उगा सकते हैं, फिर से जो ओरिजिनल मटेरियल है वो फिर से हम ला सकते हैं। तो कोई भी चीज अगर माइन से आई हो तो वो रिन्यूएबल नहीं है, तो उसको हम नॉन रिन्यूएबल कहते हैं। फिर हम पूछ सकते हैं क्या ये मटेरियल रीयूजेबल है, क्या ये रिसाइक्लेबल है, और फिर ये भी पूछ सकते हैं कि क्या इस मटेरियल का कहीं और कोई और एप्लीकेशन में ज्यादा महत्व है इससे, है ना? तो इसीलिए मैंने लास्ट कॉलम में डाला है क्या ये फर्टाइल है। अगर आप मिट्टी यूज कर रहे हो और वो कहीं पे कोई खेत में टॉप सॉइल है जो बहुत ही फर्टाइल सॉइल है, तो उसका महत्व खेत को ज्यादा होता है और ना कि मूर्तियों को, बराबर? सो इस तरह से अब हम बहुत जल्दी से ये चार्ट देखेंगे, लेकिन ये चार्ट स्टडी करने लायक है। तो इससे आपके मन में ये क्लैरिटी आ जाएगी कि कोई भी एक मटेरियल पूरी तरह से अच्छी या पूरी तरह से बुरी नहीं होती है। उस मटेरियल को हम कौन से एप्लीकेशन में डाल रहे हैं और उसका डिस्पोजल हम कैसे कर रहे हैं, उसके ऊपर वो बात डिपेंड है। कुछ लोग, Avdut, some people are raising their hand, so is there some way of taking questions from them? How do you want to do this? They can put their questions either in chat box or in also this Q&A session. Yeah. Q&A section. I have the chat box open. आप अगर अपना प्रश्न chat box में डालेंगे तो I can see it. ठीक है. So let's just run through these materials. पहले तो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। दिस इज अ मैन मेड मटेरियल। ये निसर्ग में अपने आप नैसर्गिक सब्सटेंस नहीं है। वो ना तो पानी में डिसॉल्व होता है, ना तो डिसइंटीग्रेट होता है, ना तो वो बायोडिग्रेडेबल है, ना कॉम्पोस्टेबल है और ना रिन्यूएबल है। लेकिन अगर हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस को लेकर उसको पाउडर किया तो शायद वो रिसाइक्लेबल हो सकता है और डेफिनेटली वो खेती में यूज नहीं होता। नेचुरल क्ले जो हम शाडू मिट्टी कह रहे हैं, या कोई भी जो मिट्टी हम धरती से लेते हैं, तो इट इज अ मिनरल, है ना? ये मैन मेड नहीं है, ये निसर्ग में उसी तरह से रहता है और ज्यादातर वो पानी में घुल जाता है, इन द सेंस वो डिसइंटीग्रेट होता है बट वो डिसॉल्व नहीं होता। क्या ये बायोडिग्रेडेबल है? तो वो डिग्रेड होता नहीं है, इट इज अ मिनरल, तो वो फिर से जाके धरती में घुल सकता है, लेकिन वो डिग्रेड नहीं होता। वो ऐसे वो क्या होता है, डिसइंटीग्रेट, मैकेनिकली डिसइंटीग्रेट होता है। ये कॉम्पोस्टेबल नहीं है और रिन्यूएबल भी नहीं है। हाँ, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रिन्यूएबल नहीं है, पर हाँ उसको हम रीयूज और रिसाइकिल कर सकते हैं।
और जैसे कि शाडू मिट्टी है, वहां शाडू मिट्टी में चीजें उगाना शक्य है लेकिन थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर आप लाल मिट्टी यूज करोगे, जैसे कि आप काफी कई लोग लाल मिट्टी यूज करना शुरू किए हैं, बट लाल मिट्टी एक्चुअली खेती के लिए सबसे ज्यादा अच्छी है। वो टॉप सॉइल से निकलती है। टॉप सॉइल बहुत ही प्रेशियस रहता है, बिकॉज टॉप सॉइल जिसमें से पेड़ पौधे उगते हैं ना, वो बहुत कम लेयर में होती है। तो वो अगर आप निकाल दोगे तो नीचे के लेयर्स में उतनी पौष्टिकता रहती नहीं है। सो दिस इज अ रेड अर्थ। फिर पेपर मैशे। पेपर मैशे इज अ कॉम्पोजिट, दिस इज अ मैन मेड मटीरियल। ये निसर्ग में मिलता नहीं है आपको, लेकिन इट टिक्स मेनी ऑफ द बॉक्सेस, है ना। तो पानी में घुल जाएगा, बायोडिग्रेड होगा, कंपोस्ट भी होगा, और एक तरह से रिन्यूएबल है, और रिसाइक्लेबल भी है, लेकिन वो फर्टाइल नहीं है। ठीक है। अब काउडंग लोगे तो इसमें काउडंग में सबसे ज्यादा ग्रीन बॉक्सेस हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि वो वैसे रियूजेबल उसी तरह के मटेरियल में रियूजेबल नहीं होगा, लेकिन इट इज कॉम्पोस्टेबल एंड बायोडिग्रेडेबल एंड ऑल्सो इट इज फर्टाइल, है ना। और फिर ये जो लास्ट 3 मटेरियल्स मैंने रखे हैं, वो परमानेंट, जो हम मूर्ति बना के सालों भर अपने घर में रखते हैं, जिसको हम विसर्जन करते नहीं है। तो ऐसे मटेरियल्स, कौन से मटेरियल्स हैं कि जो लकड़ी हो या स्टोन हो, है ना, और या तो मेटल हो। कई लोग चांदी का भी रखते हैं। ठीक है। तो ये चार्ट क्लियर है क्या? किसी के कोई प्रश्न है इसके ऊपर? सो मैं एक और बात कहूंगी कि देखिए, वुड, स्टोन और मेटल में इतने सारे रेड क्रॉसेस हैं, लेकिन अगर हम ये वुड, स्टोन और मेटल की मूर्तियां का विसर्जन नहीं करें तो देन इट इज द बेस्ट, बिकॉज आप विसर्जन ही नहीं कर रहे हो, है ना। तो वो अगर आपके घर में पड़ी रहती है तो फिर भी इट इज अ बेटर ऑप्शन देन गोइंग फॉर अ डिस्पोजेबल आइटम। सो कोई भी चीज अगर है, अगर आप प्लास्टिक बैग यूज कर रहे हो तो उसको रीयूज करना है। आप एक यूज में उसको फेंक दोगे तो इट बिकम्स अ डिस्पोजेबल आइटम। सो बिटवीन डिस्पोजेबल आइटम्स एंड रीयूजेबल आइटम्स आर मच बेटर। ठीक है। तो इस पे कोई प्रश्न है क्या? No doubt. Okay, thanks, Pranav. So we'll go next. So this I want to show you. Maybe you have never been to a mine. हाँ, आप कभी कोई ओपन माइन में गए हैं क्या? ये गुजरात में एक माइन है जहाँ से शाडू मिट्टी आती है। ठीक है। और आपने शायद छोटे छोटे माइंस आपके शहरों के आसपास भी देखे होंगे, जहाँ पे वाळू और ये जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल निकलता है। तो उस जगह की हालत क्या हो जाती है? आपने देखे होंगे कि हमारे जैसे छोटे छोटे पर्वत होते हैं आसपास में, उसमें से जब हम मिट्टी निकालते जाते हैं, दगड़ निकालते जाते हैं, तो धीरे धीरे करके वो पूरा पर्वत ही गायब हो जाता है ना। और उस पर्वत में कभी कभी आपने ये भी देखा होगा कि पहले उस पर्वत पे बहुत सारी झाड़ियां थी, और जैसे हाईवे के लिए वो हमने कट कर दिया उसको, तो वो झाड़ियां भी फिर उगती नहीं है। हाँ। सो माइनिंग का बहुत इम्पैक्ट होता है। तो अब हमने पुनरावर्तन क्यों किया, राइट। सो पुनरावर्तन में हम, ये आपने अभी समझ में आ गया होगा कि शाडू मिट्टी का क्या क्या इम्पैक्ट होता है निसर्ग पे। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम इसको रीयूज करें। तो 2020 में जब हमने शुरू किया था, तब हम फिर से मूर्तिकारों के पास गए, बिकॉज अब हम 2007 से गणेश चतुर्थी के उत्सव पे काम कर रहे हैं। तो हम कई मूर्तिकारों को जानते हैं, तो उनके पास हम ये मिट्टी फिर से ले गए और कहा कि क्या आप इसमें से मूर्ति बना सकते हो। तो उन्होंने कहा हाँ, ये तो हम करते ही हैं। हमारे यहाँ भी जब शाडू की मिट्टी की मूर्तियां टूट जाती हैं तो वो हम वेस्ट तो नहीं कर सकते, तो उसको फिर से पानी में डाल के हम फिर से उसमें से मूर्ति आसानी से बन सकता है, और हम करने को भी तैयार हैं। लेकिन ये कलेक्ट कौन करेगा, है ना। क्योंकि हम तो बनाते हैं, हम हजारों में मूर्तियां बनाते हैं और फिर हम दे देते हैं, हम बेच देते हैं उसको। हम क्लाइंट्स को हम जानते भी नहीं है। तो ये कलेक्ट करने का काम हमारा काम नहीं है। कलेक्ट कौन करेगा? तो यहाँ से पुनरावर्तन की शुरुआत हुई कि हमने कहा कि चलिए हम कलेक्ट करके आपको लाके देते हैं। अगर हमने ऐसा किया तो आप ये लेंगे क्या? तो उन्होंने वेलकम किया आइडिया को कि हाँ जरूर लेंगे, क्यों नहीं लेंगे। तो पिछले साल जो तीसरा साल था पुनरावर्तन का, उसमें हमने पूना में 23,000 किलो इकट्ठा करके मूर्तिकारों को वापस दिया है।
त्रामिती माती गोळा करून 23 टन म्हणजे खूप जास्त क्वांटिटी आहे ते आम्ही मूर्तिकारांना परत दिली. आता त्या मातीमधनं ते मूर्तिकारांनी परत मूर्त्या बनवल्या. आता ते जे परत बनवलेली मूर्ती परत त्यांना ते विकायची असते. मग ह्या वर्षी ते विकायला टाकली ती मूर्ती. आणि त्याच्यामध्ये पण आम्ही त्यांना मदत करतो, कारण लोकांना समजवायला की ही माती आम्ही परत वापरलेली आहे, पण ते फ्रेश झाली आहे परत आणि ते तुम्ही वापरू शकतो. आणि अल्टीमेटली हमारा विजन क्या है कि लोग खुद अपने आप से, जैसे पहले सब लोग एक गणपति की मूर्ति एक ही मूर्तिकार से लेते थे, मूर्तिकार का और उस परिवार का एक संबंध रहता था, कई वर्षों से, कई पीढ़ियों से उसी मूर्तिकार को वो परिवार सपोर्ट करता था। अब तो मार्केट में आ गई तो हम जानते भी नहीं है कि मूर्तिकार कौन है, लेकिन वो जो पहले सिस्टम था वो कई अच्छा था। तो हम ये चाहते हैं कि धीरे धीरे जो लोग मूर्ति वापर रहे हैं या जो लोग मूर्ति बेच रहे हैं, उन्हीं लोगों ने ये मट्टी इकट्ठा करके मूर्तिकारों को वापस देनी चाहिए। तो इतना बड़ा जो हम कलेक्शन कर रहे हैं वो धीरे धीरे उसी सप्लाई चेन में इंटीग्रेट हो सकता है। ठीक है, तो जब हम इस विषय के बारे में बात करते हैं ना, तो ये प्रश्न जो हैं, ये पॉइंट्स राइट साइड पे जो देखते हो, यही जो हमारे मेन पॉइंट्स हैं। सर्क्युलैरिटी इन नेचर, अगर आप निसर्ग में देखोगे तो निसर्ग एक्चुअली माने एक साइकिल में ही चलता है। आप सब चीज निसर्ग में देखेंगे तो वो कहीं और जा नहीं सकती है, राइट। हमारा कोई ऐसा तो कोई प्लैनेट नहीं है कि हमने सारा कचरा हमने चांद पे भेज दिया चंद्रयान के साथ, ऐसा नहीं हो सकता। जो भी हम कचरा तैयार करते हैं वो हमारे ही धरती पे और हमारे ही पर्यावरण में वापस जाता है, भले हम उसको जलाएं या गाड़ दें या पानी में डुबो दें, बट वो हमारी धरती एक ही धरती है। तो हमारा कचरा हमारे ही पर्यावरण में और हमारे ही अगली पीढ़ियों के जीवन में वो दिखने वाला है ना। तो इसीलिए अगर आप गणपति का उत्सव भी देखोगे या गणेश उत्सव का आप उसकी जो मायने देखोगे, तो वो गणपति आपके घर में आता है, कुछ समय के लिए रह के फिर वो चला जाता है। और महाराष्ट्र में कहते हैं ना, गणपती बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या, म्हणजे तुम्ही या परत, आम्ही तुम्हाला जाऊ देतो आता, पण आम्हाला माहित आहे की तुम्ही परत येणार आहे। मग ते जे निसर्गमध्ये असतं की आम्ही एका वस्तूला सोडलं पण ते मग परत नवीनीकरण होऊन ते आमच्याकडे परत येतील। तर एक तरह से पुनरावर्तन जो उसका शब्द है वो एक संस्कृत का शब्द है, पर उसकी मायने क्या है कि हम पुनर्वापर करें चीजों का और उसका नवीनीकरण करके हम फिर से वही चीज हम बार बार यूज कर सकें। ठीक है, सो ये सारी बातें हो गई। चौथा जो मुद्दा है, हु आर द स्टेक होल्डर्स इन दिस स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, क्राफ्ट्समैन एंड लाइवलीहुड्स। तो एक बात ये भी विचार करने लायक है कि हम सब जो पहले हाथ से चीजें बनाते थे, हम खुद खाना बनाते थे, अब हम स्विगी से खाना मंगाते हैं, राइट। हम कपड़े भी घर पे ही सिलते थे, हर घर में एक सिलाई मशीन होती थी, अब कोई चांस ही नहीं है, हम जाके मार्केट से खरीद के लेके आते हैं। तो धीरे धीरे आने वाली पीढ़ियों को हाथ से काम करना कम कम होता चला जा रहा है। हम सब कंप्यूटर के स्क्रीन के सामने ही बैठे हैं। तो जो लोग अभी भी हाथ से चीजें बनाते हैं, जो क्राफ्ट्समैन हैं, हाँ, जो उनके हाथों में कला है, वो गायब होता जा रहा है, बिकॉज लोग उसको अप्रिशिएट करते नहीं है। हम अपने किसानों को भी अप्रिशिएट नहीं करते। हमको ऐसा लगता है कि हमारा दूध और हमारा पानी और हमारा खाना मॉल में मिलता है या बिग बाजार में मिलता है। हम ये नहीं जानते कि अगर वो खेडूत होता नहीं तो हमको खाना ही नहीं मिलता, है ना। अगर वो कहीं पे वो टेलर बैठा नहीं होता तो हमारे कपड़े कौन बनाता, है ना। सो हमारे जीवन में कोई भी जो वस्तु है या कोई भी मटेरियल है, जब हम उसको अपने हाथों में लेते हैं तो मन में पहला प्रश्न उठना चाहिए कि ये मटेरियल आया कहाँ से। मैं जो अगर ये दुपट्टा पहन रही हूँ तो ये दुपट्टा किसने बुना है ना। वो कौन व्यक्ति है, कहाँ पे रहती है, उसको इस दुपट्टे का कितनी कमाई हुई है, ये प्रश्न हमारे मन में बार बार उठना चाहिए, है ना, लेकिन नॉर्मली उठता नहीं। तो इन मूर्तिकारों की कला को बनाए रखना, हमारे हेरिटेज को बनाए रखना भी एक बहुत बड़ी बात है, राइट। तो अगर निसर्ग को हानि हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम वो पर्व मनाना ही छोड़ दें या
अब उनका जो आर्टिजन्स है उनको कहेंगे नहीं आप जाके कहीं फैक्ट्री में काम करो, हमको ये मूर्ति से कुछ लेना देना नहीं, ऐसा भी तो हम नहीं कह सकते, है ना। बिकॉज वो कला को जिंदा रखना वो हमारी संस्कृति का भाग है और वो इम्पोर्टेंट है, राइट। सो मूर्तिकारों के साथ काम करके उनके प्रॉब्लम्स को समझ करके फिर हमको पर्यावरण के लिए सॉल्यूशंस निकालने होंगे। अब यहाँ पे मैंने सिर्फ अब इसमें पुनरावर्तन कैंपेन जो है, अभी देखिए गणेश चतुर्थी के लिए सिर्फ 15 दिन बाकी हैं, राइट। तो अगर आप में से कोई भी इसमें भाग लेना चाहते हैं तो तरह तरह के एक्टिविटीज से आप भाग ले सकते हैं। राइट साइड पे जो आप देख रहे हैं यूथ, आप सब यूथ ही हैं, तो हमारे ये आइडियाज हैं, आपके खुद के कुछ और आइडियाज भी होंगे। तो हमने तो पहले एक बार जैसे अवधूत ने भी आपको 2 प्रश्न पूछे, मैंने भी आपको 2-3 प्रश्न पूछे, तो जब तक हम प्रश्न नहीं पूछेंगे तब तक हमको ये पता नहीं होगा कि हमारे समाज की मानसिकता क्या है ना। कहाँ पे थोड़ा क्लैरिटी का जरूरत है, कहाँ पे वो कंफ्यूज हो चुके हैं। जैसे पीओपी के बैन के विषय में हम अभी भी कंफ्यूज हैं कि क्या ये बात है या नहीं है ना। तो हमने एक सर्वे किया, सर्वे ऑफ अवेयरनेस, कि हम घर घर में जाके पूछने लगे क्या क्या आप जानते हैं पीओपी पे बैन है। इस तरह से जब हम सर्वे करते हैं तो हमको पता चलता है कि हमारे शहर में, हमारे गांव में, हमारे कम्युनिटी में लोगों की मानसिकता क्या है। तो एक तो आप अपने कम्युनिटी में सर्वे कर सकते हैं। फिर आप लोगों को एनकरेज कर सकते हैं कि देखिए अगर आप मूर्ति यूज करने ही वाले हैं तो पहले तो आप मिट्टी की मूर्ति या गोबर की या पेपर की मूर्ति यूज करें। अगर आप मिट्टी की मूर्ति यूज कर रहे हैं तो आप वो मिट्टी उसी मूर्तिकार को वापस दे सकते हैं, ठीक है। फिर हमने ये भी देखा कि साइंटिफिक डेटा होना बहुत जरूरी है ना, इसीलिए हम रिसर्च करते हैं, राइट। सो जैसे आईआईटी मुंबई है तो कई वर्षों से वो इस गणपति के मूर्तियों के ऊपर रिसर्च कर रही है ना। तो रिसर्च में क्या होता है कि वो जाते हैं, देखते हैं कि गणपति के बाद में ये तालाब है हमारे पास में, तालाब में गणपति के पहले वाटर क्वालिटी क्या था, गणपति के बाद वाटर क्वालिटी क्या है ना। तो इस तरह से रिसर्च प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं और आपके छोटे छोटे रिसर्च प्रोजेक्ट्स भी हो सकते हैं। अगर कोई मटेरियल है आपके आसपास में जो अगर मिट्टी यूज हो रही है तो उस मिट्टी का कंसिस्टेंसी क्या है ना। कहीं पे मिट्टी लाल है, कहीं पे मिट्टी ग्रे है, तो तरह तरह की मिट्टी भी है। तो शायद एक मिट्टी पौधे लगाने के लिए बेहतर है, एक मिट्टी मूर्ति बनाने के लिए बेहतर है, एक मिट्टी में से ब्रिक्स बन सकते हैं। तो अगर हम उसका पुनर्वापर करना चाहते हैं तो पहले तो उसको साफ सुथरा हम कलेक्ट करेंगे और फिर आपके प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं कि आप एक्सपेरिमेंट करो कि मैम हम ऐसा करेंगे तो कैसा होगा, है ना। तो रिसर्च करना है और उसका रीयूज के लिए हमको इन्वेंशन और इनोवेशन भी करना है। फिर आप वॉलंटियर कर सकते हैं अपने सोसाइटी में, लोगों को बता के उनको कह सकते हैं कि क्यों ना हम अपनी सोसाइटी में एक कलेक्शन सेंटर लगाएं और उसका लीडरशिप आप कीजिए, है ना। और जैसा मैं कह रही थी एक्सपेरिमेंटिंग विद स्कल्पचर एंड क्ले, जो आप सपोजिंग आप इकट्ठा कर भी लेते हो। जब पहले साल 2020 में जब मैंने शुरुआत की थी ना, तब मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि लोग देंगे भी या नहीं देंगे। तो उस वर्ष हमने सिर्फ 30 किलो जमा किए थे, ठीक है। तो वो 30 किलो सभी लोगों ने कहा ठीक है मनीषा आप ले लो, तो सब 30 किलो मेरे पास आ गए। अब फिर वो 30 किलो मेरे पास थे, तो उस 30 किलो से मैंने तरह तरह चीजें मैंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। तो ये जरूरी नहीं है कि आपको 2 टन 5 टन 10 टन इकट्ठा करना है। पहले वर्ष में आप थोड़े से भी शुरुआत कर सकते हैं और जो आपके हाथ में आया है मटेरियल उसके ऊपर आप एक्सपेरिमेंट शुरू कर सकते हैं। तो इस तरह की अलग अलग एक्टिविटीज हैं। इस वर्ष पुनरावर्तन 8 शहरों में होने वाला है। हमारी एक बहुत अच्छी वेबसाइट है जो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, आप उसको जाके विजिट करके, है ना, स्टडी कर सकते हैं, punaravartan.org। हाँ, तो उसमें आपको पूरा दिखाई देगा कि किस तरह से ये कैंपेन हमने रन किया है। और कैंपेन में अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, आप अवधूत को कह सकते हैं। तो जो लोगों को सीरियसली इस कैंपेन में जुड़ना हो उसका एक छोटा सा ग्रुप बनाएं और उस ग्रुप में हम भी शामिल होंगे या हमारा जो वॉलंटियर्स का ग्रुप है उसमें आप शामिल हो सकते हैं। और इस तरह से हम आपको जो भी टूल्स लगते हैं वो हम हमारी तरफ से आ जाएंगे। जैसे आज ही मैंने जो पोस्टर्स बनाए हैं वो पोस्टर्स हमने कन्नड़ा में ट्रांसलेट किए हैं, तेलुगु में ट्रांसलेट किए हैं, अभी गुजराती में ट्रांसलेट होगा।
तो जो भी आपको टूल्स लगते हैं ये कैंपेन चलाने के लिए, वो टूल्स वेबसाइट पे भी बहुत टूल्स मिल जाएंगे और हम भी आपको बना के दे सकते हैं। ठीक है, अब मैं बहुत बात कर रही हूँ, मैं आपको सिर्फ दिखाना चाह रही हूँ कि देखिए यहाँ पे पूना में एक हमारी बहुत सुंदर मित्र हैं, उनका नाम है सायली। तो उन्होंने पुनरावर्तन के पूरे कॉन्सेप्ट पे कि किस तरह से निसर्ग में सब कुछ साइकिल में चलता है, उसके ऊपर एक छोटा सा उसने एक डांस परफॉर्मेंस तैयार किया है, जो अब हम अलग अलग स्कूल्स में लेके जा रहे हैं बच्चों को दिखाने के लिए, है ना। और तो ये तो वही है, ये जो आइडियाज थे वही है। बट एक मिनट, क्यों कहाँ जा रहा है, पीछे जा रहा है। तो ये मैंने जो कहा कि हमारी तरफ से आपको क्या हेल्प मिलेगी, कंटेंट मिल जाएगा, सर्वे में आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, या और कोई भी अगर आपका कोई क्रिएटिव आइडिया हो तो आप अगर हमारे साथ शेयर करें तो नक्की हमारी ओर से आपको मदद मिलेगी। यहाँ पे 5 लोग हैं पुनरावर्तन के कोर टीम में, उसमें से दो लोग हमारे साथ हैं ऑलरेडी। सुचिस्मिता पाई हैं हमारे साथ आज, और क्षमा देव भी हैं, और उसके अलावा वृंदा शेटे और मुनीरा फल्टन वाला, ऐसे हम 5 लड़कियां हैं, लेडीज हैं, जो ये पूरा पुनरावर्तन का काम कर रही हैं। और इस वर्ष 8 शहरों में जाएगा। तो कहाँ कहाँ पे जाएगा? गुजरात में अहमदाबाद है, सूरत है, महाराष्ट्र में नासिक है, थाने है, पुणे है, सिंधुदुर्ग में जाएगा, गोवा में जाएगा, और बैंगलोर में जाएगा, और हैदराबाद में भी जाने वाला है। तो यहाँ पे अलग अलग लोग इसी काम को आगे बढ़ाने वाले हैं। ठीक है, सो आई थिंक ये सब pretty much I have covered all of this. Now can we just open it up to have some questions? We have some questions. Suchismita is Yes. here. Shama's Yeah. also. Hello, everybody. I just wanted to add a couple of means Manisha has covered everything. पर मुझे सिर्फ इतना बोलना था कि आप लोग अपार्ट फ्रॉम वॉलंटियरिंग, उन्होंने बोला कि मतलब वॉलंटियरिंग के लिए हम सर्टिफिकेट्स भी दे रहे हैं, जो फुल टाइम वॉलंटियर्स हैं हमारे उनको हम सर्टिफिकेट्स देंगे। एंड ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम वॉलंटियरिंग हम चाहते हैं कि अगर आप कोई जो कलेक्शन सेंटर है आप आइडेंटिफाई करना चाहें तो आप वो हमारी मदद कर सकते हैं अलग से। मतलब इफ यू कैन वर्क एट आवर कलेक्शन सेंटर्स as volunteers apart from doing the survey, you can volunteer to just share our posters on your social media, on your WhatsApp groups. अगर आप अभी मैं देख रही थी 169 पार्टिसिपेंट्स हैं हम लोग, अगर हम 10 जनों को भी रीच करेंगे तो वो 1600 हो गया। और अगर उनको मतलब वी काइंड ऑफ टेल देम कि आप 10 जनों को बोलो तो फिर वो आगे जाएगा। तो आइडिया इज जस्ट जैसे मंडल्स हैं, आपके लोकल मंडल्स हैं, आप उनसे अगर हमको कनेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज मंडल्स अगर ये हमको एंडोर्स करेंगे, अगर ये बोलेंगे कि अच्छा है, तो देन पीपल आर ऑलरेडी गोइंग टू मंडल्स, तो उनको फिर उससे फिर प्रोत्साहन मिलता है। तो हर एक चीज आप किसी भी तरह से हमारी मदद कर सकते हैं इन एनी विच वे। आप इसके बाद मतलब पुनरावर्तन कैंपेन जब खत्म हो जाएगा, जब गणेश चतुर्थी का पर्व खत्म होता है, एंड एट द एंड ऑफ इट जब कलेक्शन हो जाएगा, उसको अकाउंट करने के लिए हमको लोगों की जरूरत पड़ती है कि कैसे हम उसको पूरा मतलब उसको काउंट करना है, कहाँ कहाँ कितना कितना गया है, कितना हमको उसमें से रिसाइकलिंग में हमने यूज किया है, वो सब हम डॉक्यूमेंट करना चाहते हैं। तो अगर आप उसके लिए ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपके कोई भी सवाल आप अभी भी पूछ सकते हैं और बाद में भी पूछ सकते हैं अगर आप चाहें तो, कभी भी। It is not a problem. Joshua has a very good question. Thanks. Joshua is asking, can you talk on how you will explain this to a politician, to work this on a very large scale? So I think that's a very important question, Joshua. मैं हिंदी में भी कहती हूँ। Joshua पूछ रहे हैं कि अगर इसको हमको बहुत बड़े स्केल पे करना हो तो हमको हमारे जो पॉलिटिशियन से ज्यादा हमारे जो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं उनको समझाना पड़ेगा, है ना। तो पहले तो ये हम जानते हैं कि गवर्नमेंट में जो लोग बैठे हैं उनको हम ही लोगों ने उधर डाला है ना। वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, भले पॉलिटिशियन हो या कोई गवर्नमेंट के ऑफिसर हो। और उनका रोल क्या है
कि समाज के लिए जो सबसे अच्छी चीजें हैं और समाज के बेनिफिट के लिए उन्हें निर्णय लेना है, राइट। लेकिन सारी जिम्मेदारी आप गवर्नमेंट के ऊपर या पॉलिटिशियंस के ऊपर नहीं छोड़ सकते हैं ना। ये हमारा समाज है, हमारी कम्युनिटी है, तो हमको उनके साथ साथ काम करना है। तो हम ये नहीं कह सकते कि आपकी जिम्मेदारी आप क्यों नहीं कर रहे, राइट। सो अब इको एग्जिस्ट ने गणपति के ऊपर 2007 में काम करना शुरू किया। और पहले हम मूर्ति, मैं आपको हमारा अनुभव बताती हूँ, तो फिर आपको पता चलेगा कि आप अपने स्तर पे कैसे कर सकते हैं। तो हमने पहले सिर्फ मूर्तियों पे काम करना शुरू किया, फिर उसके बाद में हमने निर्माल्य का संकलन करना और उसको रिसाइकिल करना, ये हमने शुरुआत की थी पूना में। 5 साल तक हमने उसके ऊपर भी काम किया, राइट। तो और अब हम पुनरावर्तन इनिशिएट कर रहे हैं। तो पहले तो जब हम पॉलिटिशियंस की तरफ जाते हैं या गवर्नमेंट ऑफिसेज में जाते हैं, तो वी हैव टू गो एज अ सपोर्ट टू देम, है ना। तो जब हम पहले जाते थे और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट को ये पूछते थे कि इतना सारा जो इकट्ठा होता है मटेरियल गणपति के बाद, उसका आप करते क्या हो, हाँ, तो उनके पास कोई सोल्यूशन था नहीं। तो उनके पास ये किसी ने उनको समझाया नहीं था या किसी ने तभी एक्सपेरिमेंट भी नहीं किया था कि इसका किया क्या जाए। तो वो सिंपली नदी के किनारे से उठा के कहीं पे जाके उसको फेंक देते, विच इज नॉट, आई मीन इट्स नॉट द बेस्ट थिंग टू डू, बिकॉज आपने प्रॉब्लम इधर से उठा के उधर डाल दिया, पर वो प्रॉब्लम गायब तो नहीं हो गया ना। तो पहली बार जब मैंने पूछा इनको कि आप करते क्या हो, तो उन्होंने कहा मैडम एक्चुअली हमारे लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है, आप बताइए कि क्या हो सकता है। ठीक है, तो तब आईआईटी में एक प्रोफेसर ने इस पर थोड़ा रिसर्च करके उन्होंने कोई सजेशंस निकाले थे कि पीओपी, खास करके पीओपी के लिए, कि पीओपी कैसे रिसाइकिल करें। तो उन्होंने कहा था कि आप कंस्ट्रक्शन में इसके पैनल्स बना सकते हो, तरह तरह से आप यूज कर सकते हो। तो वो हमने इनको दिखाया कि देखिए ऐसा ऐसा है ना। फिर भी तभी लोगों की मान्यताएं बहुत अलग थी। तो 10 वर्ष पहले जब हम कह रहे थे कि आप रिसाइकिल कर सकते हो, तो बहुत ऐसे ग्रुप्स थे जिनको बहुत बुरा लगा। उन्हें ऐसा लगा कि ये चीज धर्म के खिलाफ है, जो एक्चुअली नहीं है। हाँ, तो वो लोगों को समझाते समझाते हमको समय लगा, 5, 6, 7, 8 साल लगा कि हम ये प्रेम से कर रहे हैं, हम सम्मान पूर्वक कर रहे हैं, इसमें आपको ठेस लगाना नहीं चाहते हैं आपके फीलिंग्स को, है ना। तो प्रेम से लोगों को समझाते हुए हम पूना में हमने देखा कि धीरे धीरे लोग समझने लगे। और ये भी देखने लगे ना, जब आप लोगों को दिखाते हैं कि देखिए आपने इतना सुंदर पर्व मनाया है, पर अगले दिन उसका हालत क्या है आप देखिए। तो जब फोटोज उन्होंने देखे, आर्टिकल्स लिखना शुरू किया, तो मानसिकता बदलती गई, राइट। और फिर लोग समझने लगे, तो वो लेने को तैयार हो गए या दान करने को तैयार हो गए। तो गवर्नमेंट का प्रॉब्लम थोड़ा और सॉल्व हो गया, है ना। और हम गवर्नमेंट के साथ बात करते गए और उनको हम अपनी जो है अपनी पॉइंट ऑफ व्यू और अपना सपोर्ट हम देते गए। तो उन्होंने भी मान लिया कि हाँ ये बात हो सकती है। तो निर्माल्य का काम जब पूना में पहले शुरुआत हुई थी, तो वो सिटीजन्स ने चालू किया था, ना कि गवर्नमेंट ने, है ना। पुनरावर्तन का काम भी सिटीजन्स ने चालू किया है, और अब हम गवर्नमेंट को कह रहे हैं कि देखिए ये करने लायक है। उसमें भी हमको, ये हमारा चौथा साल है, तो समय लगता है। बट जब आप उसको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाते हो कि देखो इतना सुंदर रूप से हमने किया है, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट कहेगा कि हाँ हम भी उसमें सपोर्ट करेंगे आपको, राइट। सो द आंसर टू योर क्वेश्चन जोशुआ, वन इज यू हैव टू collaborate with the government, not be in conflict with them. You have to understand the government's challenges, and you have to also understand the laws and the framework within which they work, and then sit down with them and come up with a joint solution so that they can start to implement along with us. You know, there is no us in them. We have to work together. I hope this answers your question, Joshua. Yeah. Joshua, if I may add, tomorrow Punaravartan is going to Mumbai to showcase to showcase this at the Mantralaya. So this kind of should answer your question as to, you know, how does government work with it. Also, we are working with the local municipalities in all the cities that we are working in, including PMC. So that is also government. Basically, we are trying to, reach out in different ways, whether it's a politician or whether it's a bureaucrat.
So there are different ways that you try and reach out, and this is how it is being done. Manisha, there's a question about whether it's happening in Nagpur or not. So Nagpur is actually on the list. However, we have not yet found a good partner, right? So we will keep looking out. In fact, we are hoping that you will partner with us, right? So see, the youth, you are going to inherit this whole environment. So there's nothing, you don't need a PhD degree to be a leader in your community, right? So if you feel strongly about this, write to us and you can start leading it there, and we will all support you. So unless we have local partners who say, yes, we will lead this in Nagpur, from Pune, we can't go to every city, right? So if you feel this is something should start in your city, write to us and we can partner with you, not a problem. Priyanka is asking, how can colleges host eco-friendly Ganpati festival? I think this is something that all of you should sit together and discuss कि हमारे college में हम क्या-क्या कर सकते हैं. There's so many ideas. I gave you some ideas, but I'm sure you all will come up with more ideas and how to integrate it with things that are already going on. Today, I learned about a program called U75, where 75 universities and colleges are going to come together and aim at becoming completely zero waste in their own college or in their own university. So under that U75 program, can you introduce this as an idea, right? So look for ways in which you can integrate it with things that are already going on in your college. We're also asking, for example, in FC College, they had several students last year who did the survey with us. And so it's slowly entering their syllabus. So it will become something that they do every year. So this is a way that a college can also watch. कि 10 साल पहले जब हमने सर्वे किया था तब जवाब क्या आए थे, 10 साल के बाद लोगों की मानसिकता कितनी बदली है. So you get to compare also and understand how society changes, right? Joshua is asking, can I join with you to the Mantralaya? I'm afraid not this time, Joshua, but because there's a whole procedure that has to be followed. But why not? I would like to see you there next year, and if you have stepped forward and you have taken responsibility and taken initiative, definitely we would love to showcase your work at the Mantralaya. Okay? Vishal Soni is asking how to be consistent after a lot of demotivation. Vishal, how old are you? Huh? I mean, I'm 53 years old and I have worked on environmental issues for 22 years. Okay? And so if there is anyone who should be demotivated, it should be me or people like me in my age group, not at your age, right? You are young people, you're just starting. Why should you be demotivated? Can you share with us what has demotivated you, Vishal? Well, I'm even older, so there is a lot of old people who are doing this. But anyhow, my point, Manisha, there's a question about how do we convince elderly people because they refuse to switch the... Yeah, I'd like to just finish talking because I have something to say to Vishal. Vishal, in many of the environmental kind of motivational talks that you may have seen or whatever, you've maybe heard that when we are working, we are not working for ourselves, है ना? झाड़ को उगने में कई साल लगते हैं, 20, 30, 40 साल लगते हैं. आपने अगर आज झाड़ अगर आपने बोया है, तो वो झाड़ आपने अपने आप के लिए नहीं बोया है. You have planted that tree so that your future generations will see the result, right? So often we get demotivated because maybe we don't see the results. I also get demotivated, right? I'll give you an example. I started working on the plastic bag issue in 2010, asking the government to ban plastic bags, single-use disposable plastic bags. In 2018, 8 years later, the government banned plastic bags. And I was so happy. I was like, oh my gosh, this is actually happening. And I was so happy. And then 4 years later, they have again revoked the ban. Okay? So if we are saying that things go in cycles, so there are ups and there are downs, and then there are ups again, and then there are downs again. You know? And so in a way, in our own lives and in the way we work, we have to be, it's like the night is as beautiful as the day. So don't be demotivated. You know that the sun will rise again, right? And, if you need, I'd love to talk to you further because I understand that sometimes you feel कि ये तो कभी नहीं बदलेगा, especially because our country is so large and things take so much time. I can understand that you feel that way.
But maybe we can talk about it another time. And if there are other students who are feeling like this, let's have a separate session. I would say to Priyanka and Avadhut, let's look at how to keep our energy alive, even when you don't see the results. Yeah, we'll do that another time. For my old age children, the most difficult thing is to convince our parents. Okay. That's what is demotivating you, right? So it's okay. You know, old people will leave one day, right? We're all going to leave one day. So as youth, as younger people, you are actually creating the future. Hai? So sometimes you do feel demotivated because the elders have all the authority and they have the power and they are the decision makers. But to be honest, मैं आपको बताऊं, जब से गणपति की बातें स्कूल्स में शुरू हो गई थी, तो जो लोग हमारे पास गणपति लेने आते थे, बच्चों के साथ आते थे, और बच्चे कहते थे कि नहीं, हमको स्कूल में बताया गया कि हम सिर्फ इको फ्रेंडली यूज करेंगे, तो मम्मी हम इस वर्ष सिर्फ इको फ्रेंडली करेंगे, मैं खुद ही बनाऊंगा घर में. You know, the children were saying that. अब जब बच्चा अपने अपने पेरेंट्स को ऐसा कहता है तो पेरेंट्स मना नहीं कर सकता, राइट? सो चेंज विल कम and older people will also recognize, and they will have to, if they don't recognize anyway, if government changes and society changes, they will have to change also. एक चाणक्य के अर्थशास्त्र में ये था ना, साम दाम दंड भेद, आपने सुना होगा. हाँ, तो साम दाम दंड भेद, Avadhut, you know what that is? So maybe you can share. So when we are talking about changing something in society, especially in such a large country like us, सब लोगों को प्रेम से कहा तो वो मानेंगे नहीं, इसीलिए वो बैन्स आते हैं, इसीलिए पेनल्टीज आते हैं, है ना? सो पहले आप प्रेम से समझाओ, फिर उनको थोड़ा पेनल्टी दो, फिर उनको जेल में डाल दो, ऐसा भी होना चाहिए. सो जब प्लास्टिक बैग का बैन निकला था तो उसमें था कि हम फाइन करेंगे, फाइन में आपको 2,000 रुपया भरना पड़ेगा, 10,000 रुपया, और आप फिर अगर भी यूज करोगे तो आपको जेल में डाल देंगे. सो देयर आर लेवल्स इन विच चेंज हैपेंस, and because some people just don't want to change, then there are other tools that are used to make them change. Okay? I asked my relatives to do the same, but they ignored me. है ना? So also, folks, if you want to lead something, you have to be willing to walk alone, and you have to be the first one to say, I think this is how it should be done. Right? So anyone who starts anything new, पहले तो लोग हंसेंगे उनके ऊपर कि क्या देखो क्या कर रही है. धीरे धीरे देखेंगे कि अरे ये तो ऐसे ही करते जा रही है, क्या होगा उसमें कुछ पीछे. फिर then they will come to your side and say, मैं भी करूं क्या आपके साथ, है ना? So walking alone is part of the job description. If you want to be a leader, you wait patiently, you wait lovingly, and you will see that the change happens. I think we can now wrap Yeah. up. Yeah, Avadhut. Yes. Thank you, Manisha ma'am, and thank you, Suchismita ma'am, for your presentation and information about campaign, and also giving exactly how youth can participate. तुम्ही exactly जे सांगितलं की survey and different tools to the even collection center आमचं कॉलेज होऊ शकतं का, किंवा आमची सोसायटी होऊ शकते का, आणि इव्हन ज्या सिटीमध्ये कॅम्पेन नाही तिथं ऍज अ युथ किंवा त्यांची इन्स्टिट्यूट एक लीड घेऊ शकते का, की ऍक्च्युली ते कॅम्पेन चालू करण्यासाठी. इट वॉज व्हेरी मच एनलायटनिंग आणि क्वाईट गुड सेशन फॉर मेनी युथ आय गेस. फक्त आपण व्हॉलेंटियर साठी जे आपला फॉर्म आहे, दॅट कॅन वी पुट इन Yeah, द चॅट I'll just give you the बॉक्स? link. एक मिनिट थांबा. येस येस. ज्यांना कोणाला या कॅम्पेन मध्ये सहभागी होण्याची इच्छा आहे, दोज हू वॉन्ट टू जॉइन दिस कॅम्पेन कॅन फिल द गुगल फॉर्म. द मनीषा मॅम चॅट बॉक्स मध्ये टाकतात. शिवाय आय थिंक त्यांनी ऑलरेडी पुनरावर्तन.org आपली वेबसाईट आहे, ती सुद्धा चॅट बॉक्स मध्ये टाकलेली आहे. सो यू कॅन ऑल्सो विजिट वेबसाईट, की आतापर्यंत हे कॅम्पेन एक्झॅक्टली काय आहे, डिटेल माहिती तुम्हाला तिथे मिळू शकेल. आणि आय थिंक व्हॉलेंटियरचा फॉर्म सुद्धा आय थिंक आपल्या वेबसाईटवर आहे. आत्ताच देते. हा, आणि मुनीरा जी आमची कोर टीम मेंबर आहे, जे व्हॉलंटियर्सला ते सगळं कोऑर्डिनेट करते, त्यांचा नंबर पण टाका. यू कॅन जस्ट सेव्ह इट. चॅट बॉक्स. आय थिंक आपले ग्रीन क्लब्स जे आता कॉलेजमध्ये फॉर्म झाले, तर आय थिंक एखादं आय एम होपिंग की एखादं कॉलेजच एखाद्या आपल्या मेंबर सिटी मधलं ऍज अ कलेक्शन सेंटर म्हणून होईल, आणि ग्रीन क्लब ही ऍक्टिव्हिटी खूप चांगल्या पद्धतीने पुढे घेऊ शकते. ती लोक पुण्यामध्ये आहे, पुण्यात आहे, पुणे सुद्धा आपल्यामध्ये एक आहे जे. सो they can पुणे सिटी actually अँड in person also volunteer.
And those Yes, who yes, want to yes. start it in their own cities, just write to us immediately, because you are now excited about it and you're motivated. Abhi kal karunga to nahi hoga. So write to Avadhoot immediately and say, I want to do this. How can I do this? Or write to us, and we'll make sure that you're part of it. Yeah. Okay. Namaste, everyone. And thank you. येस येस थँक्यू एव्हरीवन सर्वांनी या वेबिनारला जॉईन झालं आणि मनीषा मॅडम सुष्मिता मॅडम पुन्हा परत एकदा धन्यवाद की तुम्ही आता कॅम्पेन अगदी 8-15 दिवसावर आले आणि तरी सुद्धा तुम्ही वेबिनारसाठी इथे मुलांसोबत आमच्या मायका युथ सोबत टाइम स्पेंड केला आणि त्यांना आपल्या कॅम्पेनची माहिती. आय एम शुअर की या मायका आणि युथ प्रोग्राम मधून खूप सारे व्हॉलेंटियर आपल्या पुनरावर्तनच्या इनिशिएटिव्हला जॉईन होतील. थँक्यू एव्हरीवन. येस. Okay. हाँ